नमस्कार दोस्तों। मैं आपका रैशनल दोस्त आपका एडू रैशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पे पढ़ाई थोड़ी रैशनलिटी के साथ होगी। यहाँ पे सारी बातें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको समझाई और बताई जाएंगी। तो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। आगे की वीडियो आती रहेंगी। इसमें पहले हम हिस्ट्री की चर्चा करेंगे, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत। उसके बाद हम पॉलिटी पे जाएंगे और भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी होगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और उसके बाद हम जाएंगे सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। इन सारी क्लासेस में आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं कुछ नियम बता देना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो देखने से पहले। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा उसमें जो भी आपका गलत हो उसको आप नोट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, और यही नोट्स आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या फिर क्विक रिवीजन के लिए ये काम आएंगे आपके, ये शॉर्ट नोट्स। तो ये काम आपको करना है। ये आप इसका रूल समझ लीजिए इस वीडियो देखने का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। आज प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। 1 घंटे में कितने भी क्वेश्चन हो जाएं उतने हम करेंगे, उसके बाद ये वीडियो वाइंड अप कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ये आपका कथन है। कारण इसका है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो क्या होगा इसका उत्तर, आप सोचिए। ओके, तो इसका उत्तर है ए। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ये बात सही है। जो विंध्य क्षेत्र में लोग रहते थे तो उन्होंने क्या किया कि नूतन भूतकाल के समय में आके गंगा घाटी में बस गए वो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा था और वहाँ पे सूखा था। हम आज भी देखते हैं कि विंध्य क्षेत्र में आज भी सूखा होता है, क्योंकि हमारा जो मानसून है वो अरावली की पहाड़ी से होकर निकल जाता है, और अरावली की पहाड़ी इतनी ऊंची भी नहीं है कि जो मानसून को रोक पाएँ और जिससे पर्वतीय वर्षा हो सके। तो आज भी हम देखते हैं बुंदेलखंड का और ये एमपी का जो क्षेत्र है वो आज भी सूखा है। तो ये दोनों सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटपरा जमाओ, खेतोनी जमाओ, बागोर जमाओ और सिहावल जमाओ। तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था पटपरा जमाओ। उसके बाद आपका हुआ था सॉरी सबसे पहले हुआ था आपका सिहावल जमाओ, फिर हुआ था आपका पटपरा जमाओ, और उसके बाद बाघोर, और उसके बाद खेतोनी। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देख ले रहे हैं कि सोन घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की थी। जो निसार अहमद थे आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये सारी खोजें की थी। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 और 1970 के ईस्वी में बर्क विश्वविद्यालय के जेडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण लगभग 300 पुरास्थलों की खोज की थी। इसके बाद विलियम और कीथ राइस ने इसमें जमाओं को खोज कर, आपको इनके ये खोजकर्ता से इतना लेना देना नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है। हमें बस जमाओं के बारे में पता करना है कि कौन कौन से जमाव हुए थे। जमाव मतलब जैसे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं तो उसमें बहुत धीरे धीरे खुदाई होती है। धीरे धीरे इसलिए खुदाई होती है क्योंकि एक परत भी अगर जल्दी जल्दी में 1-2 परत नीचे चले गए तो समझ लो कितनी पीढ़ियाँ नीचे चले गए, क्योंकि एक एक इंच पे एक एक पूरी पीढ़ी जमी रहती है। पूरी पीढ़ी की सारी जो परंपराएं हैं वो
एक रेत की लेयर उस पर आ गई तो समझ लो वो चला गया। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि सिहावल जमाव हुआ है, उसके बाद पटपरा जमाव और फिर बाघोर जमाव और खेतोनी जमाव। सिहावल जमाव सबसे निचला जमाव है जो सिंहासल नामक पुरास्थल से मिला है, तो ये सबसे पहले हुआ है। फिर पटपरा जमाव है, पटपरा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिला है। यह लाल रंग का है, 10 मीटर मोटा है। जैसे मैंने बताया था इंच इंच, ये फिर भी बहुत मोटा है, तो समझ लो ये समय काल भी बहुत ज़्यादा रहा होगा। बागोर जमाव मध्य सोन घाटी में है, जहाँ से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन नदी और रेही नदी के संगम पे खैतोनी नामक स्थान है। सोन नदी के वर्तमान जलस्तर से काफ़ी ऊंचाई पर खैतोनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी का है। और सिल्ट और जलोढ़ मिट्टी हमें कहाँ मिलती है? हमें पता है कि जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ पे वो जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, इसमें आपकी खादर और बांगर होती है। तो यहाँ पे जो सिल्ट और जलोढ़ मिली है ये पुरानी मिट्टी रही होगी। तो सर्वे में ये पता चला है कि सबसे पहले सिंहावल जमाव, फिर आपका पटपरा जमाव और फिर आपका बाघोर और फिर खैतोनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो जो पूर्व पाषाण काल में, जो निम्न पूर्व पाषाण काल है, उसमें जो मानव था वो कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। भारत में पाषाणकालीन मानव के मुख्य उद्योग कोर उपकरण, शल्क उपकरण, हस्त कुठार तक ही सीमित थे। तो इतने एडवांस इनके पास नहीं थे उस समय उपकरण। ये कोर उपकरण, शल्क उपकरण और हस्त कुठार, कुल्हाड़ी टाइप का रहता था वो। उपकरण बनाने में मुख्य थे क्वार्ट्ज तथा स्फटिक, ये चट्टानें होती हैं उनसे ये बनाते थे काट कर ये सारे उपकरण। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए हैं। तो ये सोहन घाटी में पाए गए हैं जहाँ पे ये सर्वे हुआ था, अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से और उसी संस्कृति के नाम से इनको पुकारा भी जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह ना तो किसी धातु का प्रयोग करता था। और इससे पता चलता है कि पूर्व पाषाण काल में अभी तक धातु का उपयोग शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे ये पत्थरों के ही औजार बना रहे हैं और उन्हीं से आखेट वगैरह करते हैं और उन्हीं से अपना पेट भरते हैं। इस काल के प्रमुख स्थल सियावल, पटपरा, बागोर जो हमने पहले अभी चर्चा की है, तो ये इसी काल के हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल के। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन के मानव का मुख्य धंधा क्या था? मिट्टी के बर्तन बनाना। इतने भी अभी ये इतने कुशल नहीं हो पाए थे कारीगरी में कि मिट्टी के बर्तन बना सकें। पशुपालन तो वो भी बात की चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है कि मानव अपना पेट भरने के लिए शिकार खेलता था। ये जंगल का हर प्राणी करता है, तो मानव भी उस समय जंगल का ही हिस्सा था। तो जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, जिसको जिंदा रहना है उसको दूसरे को हटाना है, बस यही कहानी है। तो यहाँ पे मानव शिकार करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो ये मेरे हिसाब से बेलन घाटी होनी चाहिए जी। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्नोत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि कैसे कैसे विकास हुआ है, कौन कौन से स्टेप आए हैं पहले, कौन सी सभ्यताएं पहले आई हैं। तो क्रमिक विकास दिखाता है, एकदम सीक्वेंस में बताता है कि बेलन घाटी में पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे। उच्च पुरापाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिला है? तो ये शायद हथनौरा से मिला होगा जी, हथनौरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। तो स्कल का एक जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है। होमो इरेक्टस क्या था? थोड़ा सा सीधा खड़ा हो सकता था, इसलिए उसका नाम इरेक्टस रखा गया था। तथा अन्य इसे विकसित होमोसेपियंस। अब ये भी थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि
होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में ही आगे जाके इवॉल्व हुए थे, या फिर ये प्रजातियां ही अलग अलग हैं? क्योंकि आज जो पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं वो केवल होमो सेपियंस है, लेकिन ये भी बड़ा चर्चा का विषय रहता है कि जो निएंडरथल्स हैं, होमो इरेक्टस हैं, और भी इधर फ्लोर्स आइलैंड पे भी रहते थे होमो फ्लोर्स वगैरह थे जो, तो बताए जा रहे हैं कि वो इवॉल्व हुए हैं। लेकिन जो पुरानी मान्यता हम लोगों की चली आ रही है और जो थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं, उससे पता चलता है कि होमो सेपियंस ही बचे हैं आज तक धरती पे, और बाकी लोग धीरे धीरे समाप्त हो गए। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो होमो इरेक्टस का कपाल, ये तो शायद हाँ नर्मदा घाटी से, अभी ऊपर तो पड़ा ही है। हाँ जी। भारत में प्रथम पुरास्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले पुराप्रस्तर युगीन प्रथम हैंडेक्स की खोज की थी। जो हस्तकुठार की हमने चर्चा की थी उसी की बात हो रही है। हैंडेक्स की खोज मद्रास के पल्लवरम स्थान से की, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। तो निम्नलिखित में से, ठीक है जी, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति किसको कहा गया होगा? मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण HD सांकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया जाता है। इनमें शर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो प्राचीनतम जो कलाकृतियों का प्रमाण है वो उच्च पूर्व पाषाण काल से है। प्राचीनतम कलाकृतियाँ मध्य प्रदेश के भीमबेटका के शैल चित्रों से के रूप में प्राप्त हुई हैं। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय उच्च पुरापाषाणिक एवं मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं आकाश से संबंधित हैं। ठीक है जी। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुई है, बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के ज़िले के मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाम के तृतीय ग्रेवाल के अपरदित जमाओं से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त एकमात्र मूर्ति है। उच्च पुरापाषाण काल में मातृ देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। तो ये जो मूर्ति मिली है ये हड्डी से बनी हुई है और ये मानी जाती है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम है, केवल भारत की नहीं और भारत महाद्वीप की बात नहीं, पूरे विश्व की बात की जा रही है। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? ये क्रोमैग्नन है। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्ण कटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहाँ वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन से एक नई शाखा बन गई। इसे रामापिथेकस कहते हैं। तो एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि पहले ये कपी था, वहाँ से फिर एक नई ब्रांच निकल के आती है और उसे नाम दिया जाता है रामापिथेकस। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपी वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना और वह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। अब निएंडरथल जो था
वो थोड़ा हष्ट-पुष्ट और मतलब बलिष्ठ था। उसका सिर भी बड़ा रहता था और लंबाई भी ज़्यादा थी। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदिमानव की कुछ हड्डियाँ मिली हैं, इसलिए इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया है। लगभग 30,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं या प्रज्ञ मानव कहते हैं, मतलब जो सोच सकता है। बाकी मानव को बताया जाता है कि वो सोच नहीं सकते हैं। अब उनके अभी साक्ष्य तो है नहीं, तो ऐसे तय पर ऐसा बोला जाता है कि हम प्रज्ञ मानव हैं, हम सोच सकते हैं। मैं हूँ क्योंकि मैं सोच सकता हूँ। अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। निम्नलिखित मध्य पाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आएगा महदहा, फिर आपका आएगा लेखिया, और फिर आपका आएगा पैसरा, और फिर बीरभानपुर। मध्य पाषाण कालीन स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर मैदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, लेखिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, पैसरा बिहार में, और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी। तो शुरुआत होती है महदहा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा था? उसके शैल चित्रों को के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। तो ये आपके थे B.S. बाकड़कर। B.S. बाकड़कर के बारे में एक कहानी प्रचलित है, वो मैं बता दे रहा हूँ। B.S. बाकड़कर जब भोपाल से इटारसी की तरफ जा रहे थे ट्रेन में बैठ के, तो वहाँ से उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ गुफाओं का दृश्य देखा। खिड़की से देखा कि कुछ गुफाएं दिख रही हैं। वो आगे जाके उतरे और वापस आए ये पता करने की ये क्या चीज़ है, और वहाँ से फिर हमें भीमबेटका की गुफाओं के बारे में पता चलता है, और जो काफ़ी बड़ी बड़ी खोजों के साक्ष्य के रूप में हमारे लिए आसानी कर देती हैं। यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफा आश्रयों में 475 में शैलचित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए आपको कि यहाँ पे हर पाषाण युग के चित्र मिलते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। भारत के भीमबेटका शिलाश्रय से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के अतिरिक्त मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़ से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये और भी जगह हैं। मिर्ज़ापुर तो उत्तर प्रदेश में है, पंचमढ़ी व सुंदरगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में माना जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 10,000 से 6,000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो ये 10,000 से 6,000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। लघु उपकरणों का उपयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है। किस संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? ए चौपानी मांडो, बी सराय नाहर, और लेखिया और लंगनाच। तो इसका आंसर है चौपानी मांडो। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का जो प्रमाण है वो चौपानी मांडो से मिला है। यह पुरास्थल प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में है, बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर है। इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय श्री बी.डी. मिश्र को जाता है। ठीक है जी। तो जो पहला वन्य धान था, जो वन में उगने वाला जो खाने की चीज़ थी, उसका जो हमें साक्ष्य मिला है वो चौपानी मांडो से मिला है। ओके। सराय नाहर और महदहा संबंधित हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति के, गंगा क्षेत्र घाटी की मध्य पाषाण और गंगा घाटी की नवपाषाण। ये है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो सराय नाहर और महदहा हमने अभी पढ़ा था प्रतापगढ़ में है, सराय नाहर भी प्रतापगढ़ में है, और इसकी खोज के.सी. ओझा ने की थी। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ तथा
था, 8 गर्त चूल्हे मिले थे। ओके, यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ चार मानवों को दफनाया गया है। मैदहा नामक मध्य पाषाण स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के तत्कालीन परगना अधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई थी। यहाँ से भी मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, सुरंग आदि भी प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण इसे वध स्थल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पशुओं की अधजली हड्डियाँ मिली, बहुत ज़्यादा पशु यहाँ पे मारे गए होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है, तो इसलिए इसे वध स्थल भी कहा जाता है। कट्टू खाना बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे पशु काटे जाते हैं, कसाई खाना बोल सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो अभी पता किया था हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में, मैदहा। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मध्य पाषाणिक कालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है, जिसे मैदहा, सरायनाहा, दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है। मैदहा से सींग से बने उपकरण और आभूषण सरायनाहर की तुलना में अधिक हैं। सींग तथा श्रृंग के उपकरणों में बाड़ाग्र मतलब जो तीर के आगे लगाया जाता है, नुकीला सा, जो शिकार के पेट में या जहाँ भी घुस जाए। बेधक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू। श्रृंग के आभूषण में कुंडल तथा मुद्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। मैदहा से बलुआ पत्थर से बने सिल एवं लोड़े तथा स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य मिले हैं। सिल लोड़ों की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीस कर, तो सिल जो हम आज भी अपने गांव में देखते होंगे, माताएं बहनें जिस पे चटनी वगैरह पीसती हैं, और माताई बहनें क्यों, कोई भी पीस सकता है, क्या करें, पितृसत्तात्मक सोच आई जाती है आगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये दमदमा है जहाँ तक है जी। दमदमा नामक मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 ईस्वी से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 45 कब्रों में एकल समाधान, 5 कब्र में 2 मानव समाधान तथा 1 कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ओके जी, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया है। ठीक है। झील के किनारे कृषि वाला स्थल है लहुरादेव। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरादेव बखीरा झील के किनारे है, और यहाँ से चावल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व है। लहुरा देश से गोलाकार फर्श, स्तंभगर्त एवं चूल्हों का भी प्रमाण मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण युग 9000 ईस्वी पूर्व में आरंभ होता है, परंतु भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन, पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण है। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि है खाद्य उत्पादन, कृषि कार्य का आविष्कार। पशुओं के उपयोग की जानकारी, कौन से पशु को किस उपयोग में लेना है, कुत्ता है तो उसको रखवाली के लिए रखना है, और पशुओं के उपयोग की जानकारी। स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, तो गाय से जो बैल होता है उसको कृषि में यूज किया जाता था। तो ऐसे कौन से पशु का किस में इस्तेमाल करना है, वो सारा का सारा नवपाषाण काल में शुरू हुआ। राख के टीले के किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो राख के टीले जहाँ तक है मुझे दक्षिण भारत से जी। दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण कालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता था, राख के टीले ऐसे बन जाते थे कि जब
मवेशियों का जो गोबर होता था वो एक जगह इकट्ठा हो रहता था, और जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था तो उसको जला दिया जाता था। तो शायद उसी से ही राख के ढेर बन जाते होंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। तो मवेशियाँ, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियाँ मिली हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते थे। हाँ देखो, उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दिया। बाड़ के भीतर जो गोबर, जो मैंने आपको अभी बताया, एकत्र होता था, उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों से ही जला दिया जाता था। जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के, जो आज भी मनाया जाता है साउथ में, जो मकर संक्रांति को पड़ता है, प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जिस जगह वह होली जलाई जाती थी वहाँ राख का एक टीला बन गया था। दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इन टीलों को भस्म टीला, एस माउंट्स कहा जाता है। ऐसा ही राख का ढेर कर्नाटक के पिक्लिहल एवं संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। तो उसे भी होली बोला जाता है। अपने नॉर्थ में होली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार माना जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो अपने भतीजे को लेकर बैठ गई और फिर वो उनका जो जादुई दुसाला था वो उड़ गया और उड़ के उनके भतीजे प्रहलाद पे आ गिरा और वो बच गया, और होलिका जो थी वो अपनी ही चाल में फंस गई और जल गई। तो ये कहानी है होली के पीछे। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? उफकराल से मिले हैं और बुर्जहोम से मिले हैं। इसमें क्या दिया है? इसका आंसर डी। हाँ ठीक है। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम नदी की घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम और गुफकराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गर्त निवास मतलब ज़मीन के नीचे ये लोग रहते थे। कश्मीर के इन दिनों नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता गर्तावास, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर व हड्डी के औजार तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतः अभाव है। बुर्जहोम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने किया था। मानव समाधान में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, तो जो सबसे पहले कुत्ता, जो हमारा सबसे पहला जो जानवर हमारा पालतू बना है वो कुत्ता ही बना है। तो कुत्ता तब के मानवों को प्रिय था और अब के मानवों को भी प्रिय है। तो तब के मानव के साथ कुत्ते को भी शवाधान किया जाता था, कुत्ते का उसको दफनाया जाता था। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो बुर्जहोम में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेहरगढ़ में। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची का मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थल से कृषि का पहला स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। इस स्थल का उत्खनन 1974 में 7000 ईसा पूर्व के आसपास में कृषिजन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं। मतलब एक कोई प्रजाति नहीं मिली है हमें, मतलब एक कोई किस्म नहीं मिली है, विभिन्न बहुत सी मिली हैं, और गेहूं और जौ दोनों ही मिले हैं मेहरगढ़ से। तो ये स्पष्ट साक्ष्य है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहोरा देव से प्राप्त हुआ है, जहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व 8000 ईस्वी पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक जो माना जाता था वो मेहरगढ़ माना जाता था, तो जो सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पे था। लेकिन अभी जो नवीनतम जो शोध हुए हैं उनसे पता चला है कि संत कबीर नगर के लहोरा देव में और भी पुराने साक्ष्य मिले हैं, जो 9000 ईसा से पूर्व से और 8000 ईसा पूर्व के बीच के पाए बताए जा रहे हैं, और वो चावल के हैं, वो गेहूँ और जौ के नहीं हैं। तो ये आगे सलाह दे रहे हैं कि अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहोरा देव दोनों मिल जाएं तो आप लहोरा देव पे टिक लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। तो व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य
मेहरगढ़। किसी पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। वो सेम ही क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। आप जब नोट्स बना रहे हो तो मेहरगढ़ लिख के उसके आगे डैश लगा के और ये सारी चीज़ें लिख लेनी है आपको कि क्या क्या मिला है। चावल मिला है, पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है कि स्थायी जीवन के प्रमाण भी वहीं से मिले। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण 7वीं सदी के ईसा पूर्व से मिलने लगता है। तो ये सारा सब कुछ चल रहा था। अब आ जाते हैं हम ताम्रपाषाण काल पे। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्रपाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तांबा जो है वो सबसे पहली धातु मानी जाती है। कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन। तो इसको आप याद कर सकते हैं CBI से कि कौन सी धातु पहले आई। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में है। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जोरवे इसका प्रतिनिधि स्थल है। तो जो मेन इसका स्थल माना जाता है वो है आपका जोरवे। अतः इसे जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता में और भी बहुत से स्थल मिले हैं, लेकिन हम उसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं क्योंकि वो उसका प्रतिनिधि स्थल है। इसी तरीके से इस वाली जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, इसका जो जोरवे है वो प्रतिनिधि है, इसलिए इसको जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी सामान्य तिथि थी 1400 ईसा पूर्व से 1000 के बीच में। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत सारे समाधान कलश में हुए हैं। तो कलश में हुए हैं बहुत सारे समाधान, उनको कलश में रख के दफनाया जाता था। ये कलश घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखे गए थे। ये बात को करने की है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाणिक मालवा संस्कृति का स्थल है। तो मालवा जो है मध्य प्रदेश में और राजस्थान के बीच में पड़ता है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने 1957-1959 में कराया था। यह मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि है। जैसे नवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। इनाम गांव जोरवे ताम्रपाषाण काल का स्थल है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश की खुदाई से कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा विद्वानों ने इसका समय ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तर भारत में 1000 ईस्वी से लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। 1000 ईसा पूर्व से इसे अभी तक का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ कहाँ से हैं? नवपाषाण से, लोह काल से। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीपीय में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी, मध्य तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, किंतु दक्षिणी भारत के संबंध में इसका विशेष महत्व है। महाद्वीपी महापाषाणीय संस्कृति की ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं: इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होना तथा दूसरा काले एवं लाल मृदभांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना।
ब्लैक एंड रेड पोट्री इधर मिलती है। यहाँ ध्यातव्य है कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की जाती है। गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड संस्कृति की खोज पहली बार 1949 ईस्वी में पश्चिम उत्तरी प्रदेश के बिसौली, बदायूं, राजपुर परसू, बिजनौर नामक स्थलों पर बीबी लाल द्वारा की गई थी। हस्तिनापुर के उत्खनन से इनका नामकरण हुआ। उत्खनन के आधार पर OCP का काल 2650 से 1180 ईस्वी के पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैच करना है हमको पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल को हम नव पाषाण काल को हम ले जाएंगे गर्तधिवास से, और पुरा पाषाण काल को ले जाएंगे हम शैलाश्रय अधिवास से, और मध्य पाषाण काल को हम ले जाएंगे नदी तट से, और ताम्र पाषाण काल को हम ले जाएंगे कच्चे एवं पक्के मकान से। तो A का 3, A का 3, B का 2, C का 4 और D का 1। तो इसका आंसर है D। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक नहीं, कायथा कर्नाटक में नहीं है। चिरांद बिहार में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और ये हड़प्पा सभ्यता का भी एक स्थल है। पांडुराज ढिब बंगाल में है। तो कायथा जो है वो उज्जैन जिले में स्थित है, जो भारतीय साहित्य में इसे बराह मिहिर की जन्मभूमि कपित्थप के रूप में पहचाना गया है। तो जो बराह मिहिर थे, जो खगोल वैज्ञानिक थे, तो उनको उनके जन्म स्थान के रूप में इसे पहचाना गया है। यहाँ उत्खनन से ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में है। यह नवपाषाण कालिक स्थल है, जहाँ उत्खनन से आवास मिट्टी के बर्तन, कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अन्य प्रस्तर उपकरणों में सिल्लोड़े, हथौड़ा, गोफन पाषाण आदि का उल्लेख किया गया है। यहाँ की एक अन्य विशेषता हड्डी तथा शृंग पर बने उपकरण है। पांडुराजार ढिब पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख आद्य ऐतिहासिक पुरास्थल है, जहाँ से आद्य ऐतिहासिक काल के कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख ग्रह स्थल है, जहाँ के उत्खनन से गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा, एक रथ आदि प्राप्त हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने पता किया था कायथा जो है ताम्र नदी मिली है यहाँ पे। वीरभानपुर हमें पता है कि ये पश्चिम बंगाल से है। तो पहले ये देखते हैं कि C का 2 किस में बैठ रहा है। C का 2 तो सब में बैठ रहा है। उज्जैन से चलो देख ही लेते हैं। वीरभानपुर लघुपाषाण उपकरण, उज्जैन, गैरिक मृदभांड परंपरा, कायथा ताम्रनिधि, अहाड़ बनास संस्कृति। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन, तो ये थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का पाषाण, कांस्य और लौह युग में त्रियुगी विभाजन जो थॉमसन ने किया था 1820 में। ठीक है, तो आज हमने 41 क्वेश्चन किए हैं, और ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं फंबल भी काफ़ी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है ऐसे। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आगे से सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति की चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े इस वीडियो से। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए आप, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को।